तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और ये चैप्टर क्या है, ऑक्सीजन फैमिली। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, हैलाइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स। ओके, तो देखो बच्चों, हैलाइड्स मींस बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद हैलोजन, कि कोई भी एलिमेंट हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बनाता है हम उसे हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, हैलाइड की वैलेंसी 1 होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी वैलेंसीज तो 2 भी दिखी आपको, 4 भी दिखी, 6 भी दिखी। तो इसका मतलब है कि ये जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैलाइड्स बनाते हैं। और अगर हम इनका फॉर्मूला देखें तो देखो, एक तो बनेगा EX2 टाइप का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स, ओके, फॉर्म फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैलाइड्स। एक हो गए EX2 टाइप के, है ना। तो EX2 टाइप में अगर हम X की वैल्यू देखें तो E तो सभी लगभग है, तो जैसे आप देखोगे OF2 भी होता है ना, SF2 भी होता है, SEF2 भी होता है, AEF2 भी होता है, EOF2 भी होता है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्लोराइड हैं, ब्रोमाइड हैं, या है ना SCl2 भी होगा, SeCl2 भी होता है, TeCl2 भी होता है, ToCl2 भी होता है। तो यहाँ पर X इक्वल टू फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, समझ गए ना, आयोडाइड है, इस तरह के हैलोजेंस हो सकते हैं। तो ये है EX2 टाइप। और इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ठीक है, सेकेंड टाइप के जो बनते हैं इनके, एक ये हैं EX4 टाइप के। यहाँ पर भी X, F है, Cl है, Br है, ज्यादातर ये होते हैं बच्चों। आयोडाइड काफी बड़े हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि फ्लोरीन को छोड़, सॉरी, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी मेंबर बनाते हैं, जैसे SF4 भी है ना, SeF4 भी होता है ना, TeF4 होता है, EOF4 होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो SCl4 भी है, SeCl4 भी है, TeCl4 है, EOCl4, इस तरह के। और इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा वो होगा sp3d। ये जो होंगे बच्चों वी सेफ होते हैं। ये कैसे होते हैं, वी सेफ, और ये होते हैं सी साओ। ये अपन ने जब ऑक्सीडेशन नंबर बताया था तो मैंने बकायदे पूरा हाइब्रिडाइजेशन ही बता दिया है। और एक होते हैं EX6 टाइप के, जहां X या तो फ्लोराइड है या क्लोराइड। जैसे आप देखोगे SF6 होता है ना, SF6, SeF6 भी होता है, TeF6, और SeCl6 मिलता है, TeCl6 मिलता है। और इन सब में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। और स्ट्रक्चर है इनका क्या, ऑक्टाहेड्रल। तो ये तो हो गए पहले इनका जो है कुल मिला के जो है लाइट्स। और एक और बता दूं, एक E2X2 टाइप के भी, इनको बोलते हैं मोनो हैलाइड्स। ये भी बनते हैं। मोनोहेलाइड में जो है, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मोनोहेलाइड में सल्फर भी बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप देखोगे एक O2F2 भी होता है ना, S2F2 भी होता है, S2Cl2 भी होता है, S2Br2 भी होता है। तो इस तरह से SE2Br2, ये
मोनोहैलाइड्स हैं, और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा आपको इन सब में वो होता है sp3। ठीक है, तो पहले तो मैं इनके स्ट्रक्चर्स बना दूं, फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे, है ना, तो स्ट्रक्चर्स में आप देखोगे कि जो ये है, तो जैसे मैं यहाँ SF2 ले लूँ, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर जो है वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है इनका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो आपने ऊपर भी देखा। SF4 देखो आप, है ना, तो ऐसे होता है, ये है, और यहाँ लोन पेयर होता है ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है सीसाव स्ट्रक्चर, और हम यहाँ पर जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। और SF6 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, है ना, तो वो ऐसे दिखता है, ऑक्टाहेड्रल में होगा, और ये है कैसा स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और अगर आपसे कहा जाए मोनोहैलाइड के, तो जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है, फिर सल्फर, फिर सल्फर, फिर फ्लोरीन, और इनमें इस तरह से क्या होते हैं लॉन पेयर, और ये जो इनकी हाइब्रिड स्टेट है वो क्या है। तो ये तो इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अगर आप इनमें देखें कि जो हेक्साहेलाइड हैं, डाईहेलाइड हैं, टेट्राहेलाइड्स हैं, ठीक है, तो इनमें पहला पॉइंट ये है कि स्टेबिलिटी अगर आपको देखना है तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ऑफ हैलोजन। हैलोजन अगर बड़ा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि SF2, ठीक है, SCl2, अगर हम हैलोजन को एक फिक्स मान के SBr2 और SI2, ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि हैलोजन बड़ा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिलेगा। ठीक इसी तरह से मैं कहूँ कि SF4 है तो SCl4 है, तो SBr4 है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी देखें तो हैलोजन का अगर साइज बढ़ता है, दूसरा है कि, और अगर हम यहाँ पर एक ऐसे भी ले सकते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ E। ये रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का बच्चों, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इफेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो है SF2 है, तो इससे ज्यादा स्टेबल SEF2 होगा, ठीक है, इससे ज्यादा TEF2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से SF4 है तो इससे ज्यादा स्टेबल SEF4 होगा, इससे ज्यादा TEF4 होगा, ड्यू टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, ठीक है, और +4 स्टेट एंड +2 स्टेट, इसलिए। लेकिन ये बता दूं SEF6 से स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट का है, क्योंकि SF6 बनना पॉसिबल है लेकिन नीचे की तरफ, तो यहाँ इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट, और इसका इफेक्ट आता है किसके कारण, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसके कारण। बात क्लियर है। तो पहला पॉइंट। दूसरा आता है कि जो हेक्साहेलाइड है उनमें केवल हेक्साहेलाइड में हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड्स ओनली स्टेबल, मतलब SF6 हाईली स्टेबल है,
ड्यू टू, ठीक है, स्टेरिक रीजन, स्टेरिक, तो हाईली स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक रीजन के कारण, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको स्टेबल बनाते हैं, तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होना, एसएफ बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होना, ये सब रीजन है। एंड नॉट हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज नहीं होता बच्चों, समझ गए ना। और कैसा होता है, गैसियस ड्यू टू हाई कोवेलेंट नेचर। SF6 हाईली स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल मतलब हम ये कहें कि हेक्सा है फ्लोराइड्स, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है SF6 तो ये HCl6 से ज़्यादा स्टेबल होगा। और क्या क्या पॉइंट्स काम के हैं देखो, और एक दो पॉइंट जो है इनमें याद रखने वाले हैं कि जो मोनोहेलाइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोहेलाइड्स गिव्स डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब जैसे Se2Cl2 अगर ये ले लिया जाए तो ये चेंज हो जाता है SeCl4 प्लस 2Fe, बल्कि 3Sc, 4 थे, है ना। तो यहाँ देखो ये +1 था, यहाँ जाके +4, ये हो गया 0। तो इस तरह से ये जो है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन हो गया है, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो रिडक्शन हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो ये है इस ग्रुप के हैलाइड्स, समझ गए बच्चों, इनके स्ट्रक्चर्स, इनका हाइब्रिडाइजेशन, इनका प्रोसेसिबिलिटी, हेक्साफ्लोराइड में कौन हाइड्रोलाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये। अब हम आ जाते हैं, ये तो थे हैलाइड्स के बारे में। देखो तो हाइड्राइड्स हो गए, ऑक्साइड्स हो गए, ऑक्सी एसिड्स हो गए, हैलाइड्स हो गए। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छा एक ब्लीचिंग एक्शन के बारे में आ जाते हैं, वो बहुत काम की रिएक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन। ये क्योंकि इससे रिलेटेड है, आप देखोगे ब्लीचिंग एक्शन। तो ये होती क्या है बच्चों, ब्लीचिंग एक्शन। तो देखो कोई भी कलर्ड कंपाउंड है, अगर किसी केमिकल के थ्रू कलरलेस हो जाता है तो इसको बोला गया है क्या बच्चों, ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन के कारण जो कलर हैं या तो परमानेंटली चले जाते हैं, या फिर क्या कहना चाहिए थोड़ी देर बाद रिवर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट भी होती है और टेम्पररी भी होती है। तो हम यहाँ आ जाते हैं ब्लीचिंग एक्शन में कि डीकलरेशन, ठीक है, डीकलरेशन ऑफ colored compound through any chemical is called bleaching action। समझ गए ना, कि अगर कोई कलर्ड कंपाउंड है वो डीकलरेशन हो जाता है किसी केमिकल के थ्रू, तो इसे बोला गया है ब्लीचिंग एक्शन। एंड केमिकल्स, ठीक है, chemical which are decolorized colored compound, colored substances are called bleaching agents। बात समझ गए ना, कि ऐसे केमिकल्स जो क्या करें, किसी सब्सटेंस को, कंपाउंड को डीकलराइज्ड कर दें, तो वो कहलाते हैं बच्चों क्या, ब्लीचिंग एजेंट्स। दे आर, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ठीक है, क्रोमो, क्रोमो, अरे अच्छा बोला भाई, क्रोमोफोर और डाइज,
और कलर पिगमेंट। समझ गए ना? तो ये क्या करते हैं कि जो क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर मीन्स द ग्रुप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि किसी कलर सब्सटेंस में कलर प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं क्रोमोफोर। तो ये जो है क्रोमोफोर को या तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं या रिड्यूस्ड कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना कलर देना बंद कर देता है और इस तरह से कंपाउंड डीकलराइज्ड हो जाता है, इस तरह से। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग एजेंट्स, ठीक है। तो एक तो होते हैं परमानेंट, कौन से? परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। मतलब ये परमानेंट जो ब्लीचिंग एजेंट है ना, ये परमानेंटली डीकलराइज्ड कर देते हैं, मीन्स दे आर परमानेंटली, ठीक है, डीकलराइज्ड colored substances by oxidation और रिडक्शन। मतलब ये जो कलर्ड सब्सटेंसेस हैं, सॉरी, बाय ऑक्सीडेशन ओनली, ऑक्सीडेशन ओनली, मतलब ये जो होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड को परमानेंटली डिकलराइज कर देते हैं और ऑक्सीडेशन। एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे O3 H2 O2 Cl2 H2O, ठीक है, Cl2 Br2H2, ब्रोमीन वाटर, क्लोरीन वाटर, ठीक है, ये होते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग एजेंट है ना, KMnO4 H2SO4। तो ये इस तरह के एजेंट हैं बच्चों जो कि कंपाउंड को परमानेंटली डीकलराइज कर देते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जैसे हम ओजोन का ले लें, ठीक है, कि अगर हम ब्लीचिंग एक्शन देखें कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ O3, तो ये क्या होता है कि O3 O2 प्लस O में ब्रेक होता है और ये है निसेंट ऑक्सीजन। अब यहां पर अगर हम कलर्ड सब्सटेंस ले लें, ठीक है, तो ये क्या करता है, प्लस O, ये हो जाएगा कलरलेस परमानेंटली। कि एक बार कलर चला गया तो फिर दोबारा रिवर्स नहीं होता, ठीक है। और मेनली ये यूज्ड जो होते हैं, मेनली यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ, ठीक है, किसकी ब्लीचिंग? ओजोन का पर्टिकुलर जो यूज होता है वो है ऑयल्स हैं, ठीक है, आइवेरी है, फ्लोर है, स्टार्च है, एक्सेट्रा। इनकी ब्लीचिंग में इनका यूज होता है। तो ये है परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट। और इनमें जैसे जो ऑक्सीडाइजर है ना, सीधा सीधा माइल्ड ऑक्सीडाइजर, उनका यूज होता है। और दूसरे होते हैं बच्चों टेम्परेरी, टेम्परेरी टेम्पोरेरी, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट। देखो इनका नाम ही है टेम्पररी, का मतलब ये होगा कि ये जो है ऐसे एजेंट हैं कि दे आर डीकलराइज्ड कलर्ड सब्सटेंस टेम्परेरी, ठीक है, मीन्स कलर रिटर्न रिटर्न हो जाता है, इसका कलर जो है रिवर्स, बल्कि रिटर्न ही कहें, आफ्टर सम टाइम।
इट इज ड्यू टू, ठीक है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोफोर बाय नेसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर। ये परमानेंट ब्लीचिंग नहीं करते, बल्कि ये क्रोमोफोर को थोड़ी देर के लिए ठीक है, रिड्यूस्ड कर देते हैं, और फिर ये थोड़ी देर में अगर एयर में रख दिया जाए तो फिर से कलर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है एक कलरिंग नेचर, जैसे SO2 है ना, एग्जाम्पल बता दूं जिनमें ये प्रॉपर्टी मिलती है, और ये हैं इंपॉर्टेंट जो रिड्यूस इस तरह के ब्लीचिंग एजेंट हैं जो टेम्पररी, ठीक है। ये हैं जैसे कि SO2 है, H3PO3 है, H3PO2 है, HNO2 है, एक्सेट्रा। इनमें ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी होती है। कैसे? जैसे SO2 प्लस 2H2, तो ये बना देता है H2SO4 प्लस 2H। तो ये जो निसेंट, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब ये क्या है कि जैसे ये है कलर्ड सब्सटेंस, तो यहां पर ये H मिले और इसको क्या कर देते हैं, कलरलेस। और ये कैसा होता है, टेम्पररी। मतलब अगर एयर मिल जाए तो ये दोबारा उसी फॉर्म में रिटर्न हो जाएंगे, कलर्ड हो जाते हैं। तो इसका पूछ लिया जाता है SO2 का ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है, या ओजोन का किसके कारण है। तो ध्यान रखें जो ऑक्सीडाइजर हैं वो परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन देते हैं, जबकि जो टेम्पररी हैं वो इस तरह से कलर जो करते हैं इनका, वो थोड़ी देर में वापस आ जाता है ना। तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। और इसका ये जो है SO2 इसका यूज भी इस तरह से ब्लीचिंग एजेंट तरह किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट्स हो गए और उनकी कुछ रिएक्शंस हो गए। तो यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। तो ये है आज का मैटर हमारा। अब जो बच्चा है इसमें वो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो हम और सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में है, तो ये मैटर हम डिस्कस करेंगे अगले टर्म में, जिसमें हम थोड़ा सा ओजोन के बारे में लेंगे, SO2 के बारे में ले लेंगे, और एक वीडियो में सल्फर के बारे में या उसके SO2 कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।